हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, आज हमारी ये सेकंड क्लास है जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट करी है एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज़ फॉर 2025। तो 2025 के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है उसकी ये सेकंड क्लास है और हमारा जो टारगेट है वो 1650 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। एसएससी जो एमटीएस 2024 में 66 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 25 क्वेश्चन पर शिफ्ट आते हैं, तो हम सबको कंप्लीट करेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चंस ही देखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे सर प्लेलिस्ट बना दो, तो 2-3 क्लास और आने दो भाई, फिर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। एसएससी सीजीएल की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 900 क्वेश्चंस कराए हैं एसएससी सीजीएल के, 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी वो सीरीज़, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को भी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और यहीं पर मिलेंगी। ठीक है भाई, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी हमारी क्लासेस। तो देख लेते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन, और मेरे साथ ट्राई करिए भैया आप क्वेश्चंस को लगाने का, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं इस सीरीज़ को। सारे क्वेश्चन जो है एसएससी में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड बेनिफिटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ था। तो जो इंदिरा गांधी कैनाल थी, इनमें से आपको स्टेट बताना है कि किस स्टेट को जो है लाभ हुआ था इंदिरा गांधी कैनाल से। तो सोचिए आप इसका आंसर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, आप जितना पार्टिसिपेशन रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। और अपना स्कोर जो है लास्ट में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई, सबसे ज़्यादा किस स्टेट को फ़ायदा हुआ है, तो राजस्थान को बहुत लाभ हुआ है इंदिरा गांधी कैनाल से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये देखो दो रिवर के मिलने से बनी है। देखो, ब्यास और सतलुज। सतलुज रिवर जहाँ पे मिलती है, वहाँ से ये एक जगह है हरी के बैराज। हरी के बैराज, बैराज बोलते हैं, हरी के बैराज। ठीक है, तो ये है हरी के बैराज, कहाँ है, पंजाब में। तो यहाँ से ये निकलती है और राजस्थान में जाती है, राजस्थान। ठीक है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए है ये, इरिगेशन पर्पज़। और राजस्थान में बाड़मेर तक जाती है, बाड़मेर। इतना आपको ध्यान रखना, 650 के अराउंड इसकी लेंथ है, किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, लेंथ है जो है किलोमीटर, 650 किलोमीटर लेंथ है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो हरी के बैराज से पूछ लेंगे कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से निकलती है, तो ये हरी के बैराज है, पंजाब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी जहाँ पे इस ब्यास और सतलुज मिलती हैं वहीं पे ये निकलती है, वहीं से। और राजस्थान में बाड़मेर में एंड होता है इसका, इरिगेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। और देखिए, इसका पहले जो नाम था वो था राजस्थान कैनाल, राजस्थान कैनाल, कैनाल। बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की, लॉन्गेस्ट कैनाल। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है कैनाल के बारे में। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसका आंसर आपको राजस्थान ही टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज वाइडली फेवर्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की शैली है जो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद की जाती है। तो ये पूछ रहा है भाई, जो टेम्पल्स बनते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो, उसका नाम क्या है, किस स्टाइल में बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है। इस शैली को, जो मंदिर वास्तुकला की शैली है, उसे क्या बोलते हैं। तो भाई उसे बोलते हैं नागरा स्टाइल। नागर नहीं है वैसे, नागरा होता है, नागरा, नागरा स्टाइल। ठीक है, और साउथ ये है नॉर्थ इंडिया की, नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं, नॉर्दर्न इंडिया, इंडियन टेम्पल्स। ठीक है,
और जो साउथ के जो टेम्पल्स होते हैं वो बनते हैं द्रविड़ा स्टाइल में, द्रविड़ा स्टाइल में। ठीक है भाई, इनमें कुछ डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत बनावट में। ठीक है, तो ये द्रविड़ा स्टाइल है साउथ इंडिया में जो होती है टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर होता है। और जो नॉर्थ इंडिया में होता है वो नॉर्थ नागरा स्टाइल है। मंडप क्या है, देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे ये टेम्पल है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर होता है भाई ये टेम्पल जो है ना। ऐसे सीढ़ियाँ बनी रहेंगी, ऐसे, है ना, ऐसे ही होता है ना। ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, इसे जहाँ पे मेन डीटी होती है मंदिर की, इसे बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे होता है ऐसे कर्वलिनियर में ऐसे, और यहाँ पे इसे बोलते हैं अमालक। इसके ऊपर एक होता है जो है छतरी, उसके ऊपर झंडा होता है, जो फ्लैग जो होता है मंदिर का ऐसे बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डीटी होती है, इसके अराउंड देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे। इसे बोलते हैं मंडप, कुछ ऐसे ही बना होता है ये। और ये 2-3 बने होते हैं। ठीक है, ऐसे बने होते हैं नॉर्थ इंडियन में। तो ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं मंडपा। मंडपा यहाँ पे देखो जो है प्रेयर करते हैं लोग, बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे ये मंडपास होते हैं। ठीक है भाई, इसे शिखर बोलते हैं इंडिया में, जो है नॉर्थ इंडिया में शिखर, या रेखा प्रसादा भी बोलते हैं, रेखा प्रसादा। ठीक है, ये जो होता है गोल गोल ऐसे, इसे बोलते हैं अमालक, मालक। इसके ऊपर होती है छतरी, और ये फ्लैग होता है। ठीक है, ये गर्भगृह है। और यहाँ पे हम परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं ना भाई, तो एम्बुलेटरी पासिस वे है ये। ठीक है, इसको वैसे गर्भगृह को सेंक्टम स्टोरम बोलते हैं। ठीक है, ये अप्रेज प्लेटफॉर्म होता है। बाकी आपको इतना पता होना चाहिए इसके बारे में। ये नॉर्दर्न का बताया मैंने, नागरा स्टाइल का। बाकी विहाराज जो हैं देखो, ये बुद्धिस्ट के टाइम पे जो केव्स होती थी, केव्स 2 तरह की केव्स होती थी, एक चैत्या, चैत्या, और एक विहारा। विहारा, विहारा में मोंक रहते थे, मोंक जो है वो रहते थे। और चैत्या जो है प्रेयर हॉल था, यहाँ पे पूजा होती थी। ठीक है भाई, प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है विहाराज में मोंक रहते थे। मंडपा मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बताया, अभी इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जनरली जो स्ट्रक्चर होता है उसका मैंने आपको बताया है। ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल जो है साउथ इंडिया में, और नगरा नॉर्थ इंडिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इसका जो आंसर है वो है सी, नगरा स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब। माई कंट्री माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये आपको बताना है किसकी आत्मकथा है भाई ये। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन जो है, पूछ सकते हैं इस बुक का नाम बुक्स एंड ऑथर्स में, और ये पर्सन हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। इन्हें अभी पद्मा अवार्ड्स में से मिला है, कौन सा मिला है तो आप मुझे बताएंगे कि भारत रत्न मिला है, या फिर पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, या पद्म श्री मिला है। तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, तो माई लाइफ, जो माई कंट्री माई लाइफ ये जो बुक का नाम है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 के लिए। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। हम ऐसे ही पढ़ेंगे मज़े मज़े में, ऐसे नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके। आपको पढ़ना है बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे PYQ का तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो आप देख लीजिए एक बार, PYQ पैटर्न पता लग जाएगा आपको, तो फिर उससे आपका जो है कंसंट्रेशन उसी फील्ड, उसी जो है टॉपिक्स पर रहेगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स वॉज द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। तो निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करने और इसे जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को, कंपनी को भुगतान करने का जो है प्रभार दिया गया था। तो ये एक सिस्टम था भाई जो है टैक्स कलेक्ट करने का, रिवेन्यू कलेक्ट करने का। यहाँ पे कंपनी ने जो है किसको दिया था ये राइट, तो ये विलेज हेडमैन को दिया था,
ज़मींदार को नहीं दिया था। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो इस सिस्टम को बोलते थे भाई महलवारी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब जो रियोतवारी है इसमें जो है टीनेंट्स पीजेंट्स जो खुद होते थे, यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्शन होता था, डायरेक्ट कलेक्शन करती थी कंपनी सीधे जो है जो पीजेंट्स होते थे पीजेंट से। ठीक है, नो मिडिल मैन, यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं होता था। ठीक है, और मुनरो लाया था इसे, हेक्टर मुनरो करके, हेक्टर मुनरो लेके आया था इस वाली जो सिस्टम है, मुनरो। मुनरो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम पूछा जा सकता है। तो इसमें डायरेक्ट कलेक्शन होता है रिवेन्यू का पीजेंट से, और इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता था। जमींदारी में जो है जमींदारी सिस्टम लेके आया था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड में है ये, 1793 के आसपास था ये। ठीक है, तो जमींदारी में भाई जमींदार कलेक्ट करता था जो रिवेन्यू है, कलेक्टेड रिवेन्यू। ठीक है, और इसमें देखिए 10/11 जो पार्ट है वो कंपनी को जाता था, कंपनी को, और 1/11 जमींदार को जाता था। महलवारी मैंने बता दिया। इक्तादारी एक सिस्टम होता था, ये स्टार्ट हुआ था भाई जो है दहली सल्तनत के टाइम पे, दहली सल्तनत, सल्तनत। ठीक है, इसमें इसने ये जो इक्तादारी सिस्टम है किसने स्टार्ट किया था? तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, याद रखना है आपको, इल इल्तुतमिश। ठीक है, स्पेलिंग में आप देख लेंगे भाई, इतना मैंने आपको लिख दिया है बस, थोड़ा सा तो ज़्यादा माइंड नहीं करना है कि स्पेलिंग गलत है, ये है वो है, तो आपको बस समझने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था ये जो है इक्तदारी सिस्टम। और इसमें क्या होता था, जो ऑफिशियल्स होते थे सल्तनत के, ठीक है, बड़े ऑफिशियल्स होते थे, सोल्जर्स होते थे बड़े पोस्ट पे, नॉबल्स होते थे, तो जो अपनी सर्विस देते थे उनके बदले में वो देखिए उनको लैंड दे देते थे, और इस लैंड से जो है क्या करते थे, वो जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो ये लैंड है, इस रिवेन्यू का जो है वो खर्चा करते थे सोल्जर्स पर मेंटेन करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करते थे इससे, और जो बच जाता था पैसा उसे जो है दिल्ली सल्तनत के जो है सेंट्रल अथॉरिटी को भेज देते थे। ठीक है, जो वहाँ के रूलर थे, किंग थे, उन्हें भेज देते थे। तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था ये इक्तदारी सिस्टम और दिल्ली सल्तनत में, इतना आपको ध्यान रखना है इन सिस्टम्स के बारे में। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इसका जो आंसर है वो है महलवारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें ना बताता हुआ चल रहा हूँ, अगर आपसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, नेक्स्ट एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका गलत नहीं जाना चाहिए भाई इसके बाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंड पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन March 5th 1931। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपने सुना होगा, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये आपको बताना है कब आया था। तो ये आया था भाई 1931 में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है गांधी इरविन पैक्ट कब आया था। तो इसको आपको देखिए क्वेश्चन में ही आपका एक आंसर छुपा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। तो गांधी इसका ऑप्शन जो है आंसर है, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। और इसमें देखिए क्या हुआ था कि जो है महात्मा गांधी जी को मान गए थे, इसमें जो गांधी इरविन पैक्ट आया था इसमें महात्मा गांधी जी एग्री हो गए थे, जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको रोक दिया था, रोकने के लिए। बाकी जो है और इरविन इसमें जो है एग्री हो गए थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए। और गांधी जी ने यहाँ पे ये भी एग्री कर लिया था कि वो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उन्होंने किया भी था सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, नवंबर दिसंबर जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास हुई थी, नवंबर दिसंबर के आसपास 1931 में। तो ये मान गए थे यहाँ पे, ये जो है इसमें ये डेवलपमेंट हुई थी गांधी इरविन पैक्ट में। तो ये 1931 में हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ रिवर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स व्हेन द रिवर इज इन इट्स मिडल कोर्स। तो एक नदी निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य बनाने में सक्षम है जब जब नदी अपने मध्य पाठ्यक्रम में होती है। तो देखिए भाई ये बात कर रहा है जब प्लेन्स में जाती है रिवर, ये प्लेन्स है, तो यहाँ पे जब जाएगी तो वो ऐसे ना, ऐसे सांप की तरह ऐसे मियंडरिंग बना लेगी। ठीक है, ऐसे चलती है वो जब प्लेन्स में जाती है।
ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। तो इसे मियंडरिंग बोलते हैं, जब वो ऐसे सांप की तरह अपना पाथ बना लेती है, कहीं से इरोड करती है और कहीं, ठीक है, डिपॉजिट करती है। इरोड भी होता है कहीं पे और कहीं पे डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन। तो इसकी वजह से ये ऐसे जो है अपना जो पाथ चेंज करती रहती है और इस तरह से जो है मियंडरिंग बोलते हैं, चक्कर की तरह। तो इसका जो आंसर है वो है मियंडरिंग। वी शेप वैली में क्या होता है, जो रिवर के साथ देखिए जो है स्टोन्स आते हैं, स्टोन्स जो भी उसका मटेरियल आता है, तो उससे क्या है, रिवर बेड को इरोड हो जाता है, रिवर जो बेड है, रिवर बेड इरोड। तो इसकी वजह से कुछ इस तरह से बन जाती है वैली टाइप। तो वी शेप वैली बनती है ऐसे। डेल्टा मोस्टली होता है आपके कोस्टल रीजन्स पे, डेल्टा बनाती हैं इधर रीजन, इधर जो रिवर्स होती हैं डेल्टा, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो रिवर्स जाती हैं, यहाँ पे क्या होता है जो है ये ना काफ़ी सारी उसमें डिवाइड हो जाती हैं ब्रांचेज में, जो रिवर्स होती हैं प्लेन में जाके। ठीक है भाई, तो इसको डेल्टा ही बोलते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी ब्रांचेज में जब ये डिवाइड हो जाती है, प्लेन्स ही रहते हैं यहाँ पे भी। तो इतना आपको ध्यान रखना है डेल्टाज के बारे में। और डेल्टा बनते हैं इधर बे ऑफ बंगाल में, मैंने आपको बता दिया, जो रिवर इधर की तरफ जाएंगी वो डेल्टा बनाएंगी, डेल्टा। ठीक है भाई, और ये क्यों होता है, रवि की जो रिवर्स होती है ना, जैसे मान लो इधर है, अब यहाँ से रिवर है, तो ये अपने साथ ना बहुत सारा मटेरियल लेके आती हैं, तो रिवर जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जमा हो जाता है, तो फिर ये ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है ऐसे। तो यही है डेल्टा भाई, वाटरफॉल्स का आपको पता ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, मियंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको मेरी बातों पर ध्यान देना और समझने पे ध्यान देना है, स्पेलिंग वगैरह को नहीं देखना है। ठीक है, कि गलत लिख दिया सर आपने, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप समझें और क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश भी करें। ठीक है, आपको बेस्ट मिल रहा है जो भी हो सकता है, आपको एक ही जो है क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। आने वाले एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। डियर लर्नर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं ऐसे ही मज़ा आए आपको पढ़ने में भी। ठीक है, बोरिंग टाइप में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयाज। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय का हिस्सा है। MTS 2024, बताइए आप। तो ये हिमालयन पीक के बारे में पूछ रहा है भाई, माउंटेन पीक के बारे में। तो कामेट है भाई हिमालयन जो है माउंटेन पीक, उत्तराखंड में पड़ती है ये, उत्तराखंड। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ पड़ती है, तो धूपगढ़ भाई महादेव, महादेव हिल्स में पड़ती है। और महादेव हिल्स कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं सतपुरा में, सतपुरा MP में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है वहाँ की, महादेव हिल्स की। कालसुबाई हाईएस्ट पीक है आपकी, हाईएस्ट पीक कहाँ की, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, सह्याद्री रेंज बोलते हैं इन्हें, जो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर जो है महाराष्ट्र में होती है, सह्याद्री, सह्याद्री रेंज। ठीक है, पर्वत श्रेणी, रेंज का मतलब है पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई, तारामाटी भी महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र, हरीशचंद्रा में, महाराष्ट्र, राष्ट्र, अरे यार महाराष्ट्र। ठीक है डियर लर्नर्स, तो कालसुबाई का आपको ध्यान रखना है, ये हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की। तारामाटी भी महाराष्ट्र में, धूपगढ़ मैंने आपको बता दिया, महादेव हिल सतपुरा MP में पड़ती है, कामेट उत्तराखंड में है। तो ये हिमालयन पीक है, माउंटेन पीक है हिमालयाज की। आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज। तो यहाँ पे एक काराकोरम रेंज पे एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंटेन पीक। तो आप मुझे बताएंगे वो कौन सी माउंटेन पीक है जो काराकोरम रेंज में है। ठीक है, और इंडिया की हाईएस्ट है वो, हाईएस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो आप मुझे बताएंगे ये कमेंट सेक्शन में, ये आपका काम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है कामेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दी गोल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो प्रिजर्व है भाई संबंधित, चेरिश भी है संबंधित, रिस्पेक्ट भी है, करेज नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़
इसका ही राइट आंसर है, नॉट पूछा है। नॉट पे आपको ध्यान देना है, कभी देखते ही प्रिजर्व, संरक्षित, अरे यही है। जो है ये चेरिस देखते ही अरे यही है। रिस्पेक्ट देखते ही यार ये तो तीनों है, तो नॉट भी पढ़ लेते भाई, नॉट पढ़ना ज़रूरी है डियर लर्नर्स। तो करेज ये इसका आंसर यही नहीं है, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में गोल्स जो है हमारे प्रिजर्व है, चेरिस है और रिस्पेक्ट है, करेज नहीं है। नॉट पूछा है, यही इसका आंसर है, बाकी ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, नॉट। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कब करी गई थी, तो ये करी गई थी 40 जो है कब करी गई थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी। इसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड करी गई थी वो करी गई थी, भाई आप बताओ मुझे, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है डियर लर्नर्स, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है ये, नॉन जस्टिसिएबल इनके वायलेशन पर कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है भाई वायलेशन पर इनके पर। ठीक है डियर लर्नर्स, और ये देखो मैं बता देता हूँ किस पार्ट में है, और तो ये जो है डील करती हैं पार्ट 4A में है। और आर्टिकल कौन सा है इनका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो आर्टिकल जो है 51A, एक ही आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो दे रखी हैं 51A में दे रखी हैं, और पार्ट 4A में। ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा भाई मैं आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी वुमेंस एशिया हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी इन 2023। तो किस टीम ने 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती, तो आपको बताना है। तो ये जीती थी 2023 में इंडिया ने, और रनर अप टीम जो रही थी वो जापान रही थी, और आई थिंक 7th एडिशन था इसका ही। ठीक है, बाकी आप एक बार देख लेना कौन सा एडिशन था, 7 था जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। एस अब्दुल नज़ीर वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ, स्टेट का नाम पूछ रहा है, इन फरवरी 2023। तो एस अब्दुल नज़ीर को फरवरी 2023 में किस स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो आपको बताना है किस स्टेट का किया गया था। तो ये किया गया था भाई आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और जो है गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, और इसके बारे में देखिए, गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में दे रखी है, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट करना, तो ये दे रखा है आर्टिकल 155 में। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, गवर्नर की जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, आर्टिकल 155 में दे रखा है इनके बारे में, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। विच तमिल सुपरस्टार फाउंडेड द तमिल्या लागा वेत्री खजागम, तो टीवी के पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु पुडुचेरी ऑन 2 Feb 2024 विद द स्लोगन पीरा पोकुन एला पुरीकुम, तो ऑल आर इक्वल बाय बर्थ। तो किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को तमिलनाडु और पुडुचेरी में पीरापोकुम एला पुरीकुम, सभी जन्म से समान है, के नारे के साथ तमिलाना वेट्री कजागम राजनीतिक दल की स्थापना की। तो कौन से सुपरस्टार हैं ये तमिलनाडु के, तो ये विजय हैं भाई। आप एक बार इनकी जो है सर्च करना गूगल पे, विजय सुपरस्टार, तो इन्होंने ही बनाई है, आपको फ़ोटो आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये तमिल सुपरस्टार हैं विजय, इन्होंने ही पार्टी बनाई है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर लर्नर्स, मज़ा आ रहा है, यस नो लिखें कमेंट सेक्शन में, यस नो ज़रूर लिखें, यहाँ मज़ा आया नहीं आया, बोरिंग तो नहीं होगी क्लास। ठीक है, पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा ही है भाई, आपको मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स वूल्स मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बस इतना ही है कि आप अच्छे से पढ़ लो, मज़े में पढ़ो। बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर ले लोगे तो आपकी पढ़ाई फिर जो चीज़ें याद रहेंगी वो भी याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 12, द डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड लाइसोसोम्स आर मेड बाय, तो लाइसोसोम्स के अंदर पाचन एंजाइम्स निम्न द्वारा बनाए जाते हैं।
देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कभी आप इसे बिल्कुल ऐसे ले जाओ कि सर तो रूल्स फॉलो नहीं करते, रूल्स फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में रहोगे तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। डिसिप्लिन जो अपनी चीज़ें पढ़ने की चीज़ें हैं, जो अपना रूटीन है, उसे कंसिस्टेंसी है, उसे बना के रखना है, ऐसे नहीं रूल्स फॉलो नहीं करना। अरे भाई वो दूसरे सेंस में है, डिसिप्लिन में तो आपको रहना ही पड़ेगा तभी आप क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम। किसी भी चीज़ के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ आपको लग रहा है डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो उसे भाई आप दूर करो कैसे भी करके, क्योंकि आप 5-6 महीने की तैयारी में आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं इसको बड़े आसानी से। 1 साल मान लो अगर ज़्यादा लग रहा है तो। ठीक है, तो इतने आप कंसंट्रेशन के साथ रहेंगे तो आने वाले 40-50 साल मस्त काटेंगे आप अपने। ठीक है, ऐसे टेंशन में नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए और बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन और PYQ, कुछ बच्चे ऐसे हैं देखो पूरा सिलेबस लेके बैठ जाएंगे, PYQ देखेंगे भी नहीं, तो पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे ना मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, आप PYQ कोई मॉक टेस्ट की तरह दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या है। ठीक है, ये होता है PYQ। आपने पढ़ा PYQ देखा, पैटर्न पता करा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर आपको उसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, बस यही है। अब नहीं तो पहले से ही आप पढ़ने बैठ जाओगे भाई, इतना सारा GS का सिलेबस देखा कितना है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड लाइसोसोम्स आर मेड बाय। तो लाइसोसोम्स के अंदर पाचन एंजाइम निम्न द्वारा बनाए जाते हैं। तो बताइए आप। तो ये भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं, खुरदरा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और PYQ के लिए, PYQ जो है GK GS के जो मैं करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, इनके लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बुक्स में कोई सी भी ले लें आप, वहाँ पे एक लाइनर सॉल्यूशन दे रखा है उन्होंने। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं उसके साथ साथ। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड लाइसोसोम्स आर मेड बाय, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है इसका आंसर है गॉल जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। देखो जो ये गोल्गी अपरेटस है, इज अ सेल ऑर्गेनल दैट पैकेज और मॉडिफाई प्रोटीन्स, जो है पैकेज और मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, फॉर यूज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इट ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको बता दिया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लें। जो गोल्गी अपरेटस है कई बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दे रखा है डैश। तो वॉज वेल नोन फॉर क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट बाई अडाप्टिंग यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस कंबाइंड विद इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस। तो ये आपको बताना है। देखो, भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त भारतीय राष्ट्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर संलयन कला बनाने के लिए किसे जाना जाता है। तो इसमें आपको पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो ये टेक्निक डेवलप करी है। ठीक है, कंबाइन करके। तो बताइए आप इनमें से कौन सा जो है आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, उदय शंकर। ठीक है भाई, तो इस पर्सनैलिटी का नाम आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे। तो जो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना है उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उदय शंकर को आप ध्यान रखें और इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा याद रखें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फैक्चुअल में कुछ समझाने का होता नहीं है भाई, जहाँ समझाने की चीज़ें आएंगी ना मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन ना लें आप, उस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दें। PYQ में आप मास्टर ना हो जाए तो कहना आप। आपने मेरी क्लास ली भी होंगी CGL की, तो भी आपको पता लग गया होगा वहाँ पे कितना एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने क्वेश्चंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर लीविंग इफेक्ट इन ब्रेड व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स शुगर। तो खमीर किण्वित शर्करा के दौरान रोटी में खमीर प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक गैस क्या है, कौन सी गैस निकलती है वहाँ पे। तो ये है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर लीविंग इफेक्ट इन ब्रेड व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स शुगर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द फेमस
वियंतियन ट्रैवलर ऑफ 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला। तो 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध वेनिस यात्री कौन था जिसने केरल का दौरा किया था। तो इसका अगर तुम्हें आंसर नहीं पता ना तो इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं। पोलो कहाँ की ब्रांड है? इटली की ब्रांड है, और यही था भाई जो है वेनिस जो वियंतियन ट्रैवलर, ठीक है, मार्को पोलो, इटली से था ये। तो इसने ही 13th सेंचुरी में केरला को विजिट किया था। बाकी जो निकोलो कॉन्टी है, ये भी भाई इटली से ही था, और इसने विजयनगर को विजिट किया था, विजयनगर। अब्दुल रजाक, ये भाई पर्शियन ट्रैवलर था, पर्शियन ट्रैवलर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है वो है मार्को पोलो, वियंतियन ट्रैवलर था ये, 13th सेंचुरी में केरला में विजिट किया था। ऐसे आप वर्ड एसोसिएशन करेंगे तो निकल आएगा। आप सारी चीज़ें आप याद तो नहीं रख सकते भाई, ठीक है। वर्ड का एसोसिएशन भी देखिए, थोड़ा ट्राई करिए कि हाँ कैसे निकाल सकते हैं, एलिमिनेट करना भी सीखिए ऑप्शंस को, एलिमिनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है भाई, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कौन सा है इसमें से। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखो जब बैंक के पास पैसा होता है, जो बैंक नॉर्मली बैंक होती हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, इनके पास जो पैसा होता है इसमें से कुछ भी परसेंटेज हो सकता है कैश रिजर्व रेशियो में। तो ये कैश के रूप में जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, उसमें रखते हैं। तो यही है इसका मतलब, जो कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका जो आंसर है, देखो, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये सारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम एक बार। तो देखते हैं, यही है इसका आंसर, ऑप्शन डी। बाकी देखो, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ सेंट्रल बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद द बैंक, नहीं, गलत है। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ सेंट्रल बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद द गवर्नमेंट, नहीं, यहाँ पे भाई सेंट्रल बैंक थोड़ी ना रखेगी, जो नॉर्मल कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक है वो रखेंगी आरबीआई के पास पैसा, कुछ उसमें से। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद एनी बैंक, नहीं, यहाँ पे एनी बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे आरबीआई के साथ, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो सरहुल इज़ एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स, तो विच इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो सरहुल आदिवासियों का एक कृषि त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो राज्य का नाम पूछ रहा है, सरहुल जो है फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, और ये ट्राइबल फेस्टिवल है, तो ये मनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हिंदी मैंने जान पूछ के नहीं दी है, इतनी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ी सी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको आदत लग जाएगी हिंदी की, बिल्कुल। तो इतना मैं जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे मैं हिंदी दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे कमज़ोर नहीं बनाना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसका जो आंसर है वो है झारखंड। फेस्टिवल जो है सरहुल, ये झारखंड में मनाया जाता है, ट्राइबल फेस्टिवल है, ध्यान रखना इसका रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। जहाँ पे मैं कहता हूँ ना रिपीट हो सकता है, तो उसको भाई आप इंपॉर्टेंट समझ लिया करें। अब मुझे इंपॉर्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता लग गया है, ठीक है, हर बात रिपीट नहीं करनी होती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। तो ये कितना है भाई, ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ऐसे तोते की तरह रटा हुआ होना चाहिए। तो ये है 943। तो 2000 जो है 11 का जो सेंसस आया था उसमें जो है सेक्स रेशियो कितना था इंडिया का, 943। और ये जो कौन सा सेंसस था 2011 वाला, तो ये 15th सेंसस था, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट जो है सेक्स रेशियो किसका था, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का था, तो ये केरला का था, केरला 1084, 1084। और सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका था, तो ये था हरियाणा का, हरियाणा, ठीक है, 876 करके कुछ है, एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, बट हरियाणा का लोएस्ट है सबसे ज़्यादा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है सी, इतना ध्यान रखें आप। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो भी केरला का ही है, केरला 94% है इसका, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में, यूटीज़ में अगर आ जाएँ तो हम, तो वो है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 91 पॉइंट कुछ है इसका परसेंटेज में। तो यूटीज़ में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का है, और
जो है स्टेट में जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है इसका केरला का, और यूटीज़ में हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है लक्षद्वीप का है। ठीक है भाई, तो ये जो 2011 में था ये सेंसस था 15 सेंसस। अब जो 2024-21 में होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया कोरोना की वजह से 2024-25 के लिए, तो ये 16 सेंसस होगा। ठीक है, और पहला सेंसस कब हुआ था तो ये जो है 72 में लॉर्ड मायो ने स्टार्ट करा था, लॉर्ड मायो। ठीक है, नॉन सिंक्रोनस सेंसस था ये, नॉन सिंक्रोनस। फिर 1881 में सिंक्रोनस सेंसस आया था, ये पहला सेंसस था इंडिया का सिंक्रोनस सेंसस। ठीक है, और WC प्लाउडन इसके वो थे सेंसस कमिश्नर। ठीक है भाई, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये सेंसस वाला जो है सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सारी चीज़ें बता दी और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कलामंडलम कृष्णन नायर was a notable figure in which of the following classical dance form of India। तो कलामंडलम कृष्णन नायर भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किस में से एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। तो ये भाई बताइए आप, कलामंडलम कृष्णन नायर का संबंध किस वाले जो है डांस से है, क्लासिकल डांस से, तो ये कथकली से है इनका संबंध। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, नेक्स्ट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं, देखो कथकली और जो है मोहिनीअट्टम, ये दोनों डांस जो होते हैं, कथकली वाला और मोहिनीअट्टम, ये है केरला का, केरला में ज़्यादा जो ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद ये है कुचिपुड़ी, ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्रा, AP का मतलब आंध्रा है भाई, अरुणाचल प्रदेश पे मत चले जाना, तो आंध्रा चलो लिख देता हूँ मैं प्रदेश। ठीक है, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। 8 क्लासिकल डांस है टोटल। संगीत नाटक अकादमी इनका स्टेटस देती है जो है क्लासिकल डांस का। तो ये कब बनी थी तो 1953 में बनी थी संगीत नाटक अकादमी। 9th जो है क्लासिकल डांस छऊ, जिसका स्टेटस कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कथकली। बाकी आप 8 के जो है जितने भी हैं क्लासिकल डांस, 8 के 8 आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। देखता हूँ किस में है इतना दम जो लिख के दिखाए। 8 के 8 चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आपको ऐसे लिखोगे, पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, लिखने से चीज़ें बहुत याद होती हैं, प्रैक्टिस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो हु वॉज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर 2011 इंडियन सेंसस। तो 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये आपको बताना है कौन थे भाई। डॉक्टर C चंद्रमौली, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाम ध्यान रखना है, इसका रिपीट हो सकता है जब तक नया सेंसस नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक 16 सेंसस नहीं आ जाता तब तक ये 2011 वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। हीलियम गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म बाय दी। तो किसके द्वारा हीलियम गैस को तरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये है भाई लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वैसे इसे इंड्यूस डाइपोल भी बोलते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जो है हीलियम गैस। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन राज्यश्री वॉज मैरिड टू, किसके साथ मैरिड हुई थी, द किंग ऑफ मुखारीज डायनेस्टी ऑफ कन्या कुब्जा। तो हर्षवर्धन राजश्री जो है हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री का विवाह कन्या कुब्ज, तो वैसे ये कन्नौज बोलते हैं इसे, कन्या कुब्ज जो है डायनेस्टी ऑफ कन्या कुब्ज। चलो हाँ, मुखारीज डायनेस्टी थी ये। कन्या कुब्ज के जो है मुखारी वंश के राजा, कन्नौज पर था ये मुखारीज जो थे, कन्या कुब्ज नहीं है, कन्नौज है भाई। मुखारी वंश के राजा से हुआ था, तो नाम बताना है जो राजश्री का विवाह था किससे हुआ था। मुखारी जो थे ग्रहवर्मन थे ये। ठीक है भाई, मुखारी रूलर थे ग्रहवर्मन, इससे जो है राजश्री का विवाह हुआ था जो हर्षवर्धन की बहन थी। प्रभाकर वर्धन इसके फादर थे, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, फिर आए थे कौन से, प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन वर्धन।
ये इसका भाई था हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन के भाई थे राज्यवर्धन। और देखिए इनकी बहन थी जो है राजश्री। अब देखिए जो ये है था शशांक गौड़ ने, शशांक गौड़ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बंगाल का रूलर था ये शशांक जो है गौड़। तो इसने मार दिया था ग्रहवर्मन को, और जो है इसकी बहन थी जो राज्यश्री, इसको कर लिया था कैप्चर इसने, राज्यश्री को। तो फिर भाई इसने इसके भाई को भी मार दिया था राज्यवर्धन को। फिर हर्षवर्धन ने छुड़वाया था, शशांक गौड़ को मार दिया था, ठीक है, जो बंगाल का रूलर था। इन दोनों डायनेस्टीज़ में आपस में भाई बहुत ज़्यादा क्लेश था, आपस में राइवलरी थी एक दूसरे के खिलाफ। तो शशांक गौड़ को हर्षवर्धन ने मार दिया था और अपनी बहन को छुड़ा लिया था राज्यश्री को, ठीक है। और किस डायनेस्टी से थे ये, तो पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, पुष्यभूति डायनेस्टी, हर्षवर्धन की बात कर रहा हूँ मैं, डायनेस्टी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये थानेश्वर में थी इनकी कैपिटल, थानेश्वर, हरियाणा में सुना होगा आपने, थानेश्वर, थानेश्वर। तो इतना आपको ध्यान रखना है पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। और शशांक गौड़ जो है बंगाल में ये रूल करते थे। ग्रहवर्मन किसके थे, तो ये मुखारिज डायनेस्टी के थे, कन्नौज में इन्होंने रूल किया था, ठीक है डियर लर्नर्स। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रहवर्मन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पंडित जो है अरविंद थट्टे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। तो पंडित अरविंद थट्टे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो आपको बताना है किस घराने से संबंधित है, याद रखना इस क्वेश्चन को, आ सकता है ये, नाम ध्यान रखना पर्सनालिटी का। तो ये भाई मेवाती घराने से एसोसिएटेड है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। इन द इनागुरल ईयर ऑफ द नेहरू कप event of for football in 1982 which team emerged as the winner of the first edition। तो 1982 में फुटबॉल के लिए नेहरू कप आयोजन के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण में विजेता के रूप में उभरी। तो किस टीम ने जो है विजेता टीम रही, जो पहला संस्करण हुआ था नेहरू ट्रॉफी कप का फुटबॉल के लिए। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो नेहरू कप जो होता है फुटबॉल के लिए है, ठीक है, और उसका पहला एडिशन 1982 में हुआ था। और जीती कौन सी टीम थी, तो उरुग्वे जीती थी भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एज ऑन 10 अक्टूबर 2023। तो 10 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदहीन सभापति है। तो ये जब जगदीप धनखड़ जी हैं जो है उपराष्ट्रपति भी हैं, वाइस जो है प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल जो है 64 कहता है कि जो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ठीक है डियर लर्नर्स। तो यहाँ पे हमारे देखिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप अपना स्कोर बताइए कितना रहा आपका स्कोर 25 में से, ठीक है। और देखिए आप जो है क्वेश्चंस को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, CGL के प्रैक्टिस कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्लास कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जो नए बच्चे हैं, पुराने हैं, जो उन्हें पता है भाई आपको समझ आया नहीं आया, बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास, यस नो लिखें ज़रूर, ठीक है। आपके रिव्यूज़ ही हमें भाई मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है ये सब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, या तो आज शाम को आएगी, इसका जो 3rd क्लास है हम कंटिन्यू कर देंगे इस सीरीज़ को, और 1650 के 1650 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी 3rd क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें अगर पसंद आई तो क्लास, ठीक है भाई। तो चलिए, गुड बाय भाई।